हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी उत्थान में। और मैं हूं श्रेया राज। तो जुड़ जाइए मेरे साथ क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं आज हिस्ट्री यानी कि इतिहास। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। इसके अलावा जो शाम को 4 बजे लाइव क्विज होता है उससे भी आप जुड़े रहें। तो अगर आप वीडियो को देखिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो चूँकि आज मैं जो पढ़ाने जा रही हूँ वो इतिहास के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ, हिस्ट्री के बारे में। और ये इतिहास का फर्स्ट क्लास है, इसीलिए पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर हिस्ट्री होता क्या है, उसे किस तरह से जाना जा सकता है और उसकी प्रारंभिक अवस्था क्या है। उसके बाद मैं चैप्टर वाइज जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता हो गया और भी प्राचीन सभ्यता हो गया, मानव का विकास, इन सब से रिलेटेड चैप्टर्स लाऊंगी जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इसके अलावा जो भी इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे मैं वो भी आपको कराऊंगी, जो भी सब्जेक्टिव्स होंगे वो भी कराऊंगी। तो आप जुड़े रहिए क्योंकि आपके एग्जाम तक ये चैनल आपका साथ देगा, तो आप भी इस चैनल से जुड़े रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का देखते हैं चैप्टर इतिहास। इतिहास आखिर हिस्ट्री कहते किसे हैं, तो आप ध्यान से समझिएगा। वैसी चीज़ें, इतिहास का मतलब है तात्पर्य उन सब चीज़ों से है जिसके माध्यम से कि जिससे हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो आखिर जानकारी प्राप्त किस चीज़ की होती है ये जानते हैं। तो अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो पुरातत्व, सिक्का, अभिलेख, लिपि, बर्तन, आभूषण इत्यादि। तो आप यहाँ साफ साफ इतिहास का डिफिनेशन दे सकते हैं कि पुरातत्व, सिक्का, अभिलेख, लिपि, बर्तन, आभूषण, ये सब जो सारी चीज़ें हैं इनके माध्यम से हमें जिस काल का वर्णन मिलता है, जिस काल की जानकारी मिलती है उसे हम इतिहास कहते हैं। यानी कि पुरातत्व, सिक्का, अभिलेख, बर्तन, लिपि, इन सब के माध्यम से और भी जो भी प्राचीन वस्तुएं होती हैं इन सब के माध्यम से हमें जिस काल की जानकारी मिलती है, हमें जिन चीज़ों की जानकारी मिलती है उसे हम इतिहास कहते हैं। इसे दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि नवीनता की ओर, प्राचीनता से नवीनता की ओर आना, यानी कि मानव का प्राचीनता से नवीनता की ओर आना इतिहास कहलाता है, वो हमारा हिस्ट्री होता है। जैसे कि कोई आपने जानते होंगे कि पहले मानव होमो सैपियंस थे, बंदर थे, उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे इनमें विकास हुआ तो ये मानव बनते गए और आज इतने डेवलप हो गए कि हर टेक्नोलॉजी, हर चीज़ को खुद से विकसित कर रहे हैं। एक समय जब इन्हें आग तक जलाना नहीं आता था लेकिन इन्होंने सीखा। तो वही चीज़ें हैं कि प्राचीनता से नवीनता की ओर आना ही इतिहास कहलाता है। और दूसरे शब्दों में मैंने बताया कि इन सब से जिस काल की जानकारी प्राप्ति होती है, जिसकी जानकारी प्राप्त होती है वो इतिहास कहलाता है। और इतिहास का अध्ययन करना क्यों ज़रूरी है, अगर आपके मन में ये सवाल आता है तो इतिहास का अध्ययन करना तो एक तरफ इसलिए ज़रूरी है ताकि हम अपने पूर्वजों के बारे में जान सकें, यानी कि हमारे जो पूर्वज थे उनकी जानकारी ले सकें, कैसे थे, क्या थे, उस समय क्या था। तो एक तो इनकी जानकारी, और दूसरी चीज़ ये होती है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि हम इतिहास को दोहराएं नहीं, यानी कि जो गलतियाँ, जो चीज़ हम इतिहास में कर चुके हैं उन्हें हम दोबारा नहीं दोहराएं। तो आखिर हमें पता कैसे चलेगा कि हमें कौन सी गलती नहीं करनी है। तो जब हम इतिहास का अध्ययन पढ़ेंगे, इतिहास का अध्ययन करेंगे, उसमें देखेंगे कि हमारे पूर्वजों ने ऐसा ऐसा किया जिसके वजह से कि उन्हें ये सारे परिणाम भुगतने पड़े। तो वही गलती हम इस काल में, इस समय नहीं करेंगे। जैसा कि आपने पढ़ा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई हमारे देश में ब्रिटिश शासन की, और जब उन्हें अनुमति मिल गई यहाँ व्यापार करने की तो धीरे धीरे उन्होंने अपना पाँव जमा लिया और एक समय अपने देश को, भारत को गुलाम कर दिया। उन्होंने 200 वर्षों तक शासन किया। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये जो गलती हमारे लोगों ने दोहराई, हमारे पूर्वजों ने दोहराई कि उन्हें यहाँ पे शासन स्थापित करने का मौका दे दिया, वक्त दे दिया, हमें ये गलती नहीं दोहरानी। अभी अगर चाइना आएगा और कहेगा कि हम यहाँ कंपनी खोलेंगे और यहाँ व्यापार करेंगे तो क्या यहाँ की सरकार रेडी होंगी, आप लोग रेडी होंगे? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि आपने इतिहास में देख लिया कि इन सब का एक ही मकसद होता है कि देश पे कब्जा करना, देश को गुलाम बनाना। तो इसीलिए इतिहास की गलतियों को ना दोहराएं, इसके लिए भी इतिहास को पढ़ना महत्वपूर्ण है। अब तो आप इतिहास के बारे में जान गए। अब जानते हैं कि इतिहास के आविष्कारक कौन है, यानी कि इतिहास के जनक किसे कहा जाता है, इतिहास का
जनक किसे कहा जाता है? तो ये हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। आप इसे ध्यान में रखेंगे, हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। अब देखिए इतिहास का वितरण, यानी कि जिसे आप कहते हैं बांटना, इतिहास को बांटा गया। तो अगर कालक्रम के आधार पे, यानी कि कालक्रम के आधार पे देखेंगे कि इसे कितने भागों में बांटा गया है, तो कालक्रम के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। कालक्रम के आधार पे 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन काल, मध्यकाल। ये सब सिर्फ समझाने के लिए था, मैं ये समझा रही हूँ, उसके बाद मैं आखिर बताऊंगी। और मेन जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो मैं करूँगी आपको स्टार्ट। तो ये प्राचीन काल, मध्यकाल और ये आधुनिक काल। तो ये समझाने की बात है। आप फर्स्ट ऑफ है कि आप इसे ध्यान में रखें, आप जाने कि आखिर होता क्या है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम्स में इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि आखिर ये होता क्या है, इसके महत्व पे प्रकाश डालें। अगर आप सब्जेक्टिव के रूप में लिखते हैं तो इसका महत्व क्या है, इस पे प्रकाश डालें या इसके बारे में बताएं। तो ये देखिए प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। तो हम कहीं कहीं प्राचीन काल का अध्ययन करते हैं, जिसमें कि प्राचीन की जो चीज़ें हो गई, सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, या फिर जो जानते हैं आप लोग कि जैसे जिस समय मानव का उदय हुआ था उन सब काल के बारे में, जिसने मानव ने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी, तो उन सब के बारे में। और मध्यकाल में जैसे हम मुगल काल का अध्ययन करते हैं, और भी काल का। और आधुनिक काल में जैसे हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, इन सब का अध्ययन करते हैं। तो ये इस काल में आ जाता है। अब देखते हैं कि ये प्राचीन काल, ये प्राचीन काल के बारे में आज हम जानते हैं कि आखिर ये प्राचीन काल क्या था, इनका कालक्रम क्या था, और ये आखिर था क्या। तो सबसे पहले तो देखिए ये जो प्राचीन काल है, इस प्राचीन काल को 3 भागों में बांटा गया है। इस प्राचीन काल को 3 भागों में बांटा गया है। हम इन्हीं प्राचीन काल का अध्ययन करेंगे, इन्हीं प्राचीन काल का अध्ययन करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि आखिर ये होता क्या है। तो आपको पता है कि मध्यकाल के से पहले का जो पार्ट है ये प्राचीन काल होता है। अब इसमें देखिए स्रोत के आधार पर प्राचीन काल को 3 भागों में बांटा गया है। स्रोत के आधार पर प्राचीन काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो प्राचीन काल को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। अब देख लीजिए कौन कौन से भाग हैं। तो सबसे पहला है प्रागैतिहासिक काल। और दूसरा काल कौन सा है? दूसरा काल है आद्यैतिहासिक काल। और तीसरा जो काल है वो है ऐतिहासिक काल। और अब हमें इन्हीं तीनों के बारे में जानना है कि इसकी ईस्वी क्या थी, ये कब से कब तक शुरू हुआ, और ये कब से कब तक ख़त्म हुआ, और इसमें क्या क्या हुआ, ये सब हमें जानना है। तो आपने यहाँ देख लिया, ये समझ लिया। अब इसके बाद में हम इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले तो प्रागैतिहासिक काल था क्या? प्रागैतिहासिक काल, जिसे प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं, ये था क्या? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो प्रागैतिहासिक काल था ये उस काल के अंतर्गत आता है, यानी वैसा काल जिसमें मानव को लिपि का ज्ञान नहीं था। यानी कि मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, वो ना लिखता था वो ना पढ़ता था, मानव को लिपि का ज्ञान नहीं था। अगर इसके काल के बारे में जाने कि ये कब से कब तक था, तो ये था हमारा 25 लाख से 10,000 तक। 25 लाख से 10,000 तक। उसके बाद अगर आदि ऐतिहासिक काल की बात करें तो ये ऐसा काल था जिसमें कि मानव को पढ़ना लिखना आता था, यानी कि मानव को लिपि का ज्ञान था, उसे पढ़ना लिखना आता था, लेकिन मानव द्वारा लिखी गई लिपि, यानी कि उनके द्वारा लिखी गई लिपि को आज तक कोई पढ़ नहीं सका। यानी कि उन्हें लिपि तो ज्ञान था लिपि का, लेकिन आज तक कोई उनके द्वारा पढ़ नहीं सका लिपि को, आज तक उनके द्वारा लिखी लिपि को पढ़ नहीं सका। अगर उदाहरण के रूप में देखें प्रागैतिहासिक काल, तो इसमें आ जाता है आपका पाषाण काल। पाषाण काल उदाहरण में आ जाता है, क्योंकि पाषाण काल में लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था, और आदि ऐतिहासिक काल में लोगों को लिपि का ज्ञान था, लेकिन आज तक उसे पढ़ा नहीं गया, आज तक उसे पढ़ा नहीं जा सका। और इसके अंतर्गत कौन से आते हैं? तो इसके अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता को आप ले लीजिए।
सिंधु घाटी सभ्यता में भी लिपि का ज्ञान था, लेकिन उसकी लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका। और इसके अगर कालक्रम की बात की जाए तो ये 10,000 से 4,000 BC, 10,000 से 4,000 BC तक थे। जैसे यहाँ देख लीजिए 25 लाख BC से 10,000 BC तक, तो इसी तरह से 10,000 BC से 4 लाख तक BC थे। और ऐतिहासिक काल के बारे में बात की जाए तो ऐतिहासिक काल वैसा काल था जिसमें कि मानव को लिपि का ज्ञान तो था और उसके द्वारा पढ़ी गई लिपि को, उसके द्वारा जो लिपि लिखी गई उसे पढ़ा भी जा सकता है, यानी कि लिपि को पढ़ा भी जा सकता है और आज तक पढ़ रहे हैं। तो ये था आपका आधुनिक काल, जो कि ऐतिहासिक काल, जो कि वैदिक काल से स्टार्ट होता है, वैदिक काल से स्टार्ट होता है। तो ये आपने देखा आज कुछ प्रागैतिहासिक काल, अर्धैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इसमें से जो पाषाण काल है, जिससे कि पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे और उससे पहले पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और आधुनिक पाषाण काल के बारे में जो भी है पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।